Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Noreen, and today we are going to study very interesting topics in AC circuits, and that is RC and RL series circuits. इन योर प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपको याद हो तो हमने अलग अलग जो है वो हर अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से यानी एसी थ्रू अ रजिस्टर, एसी थ्रू अ कैपेसिटर और एसी थ्रू एन इंडक्टर, ये हमने अलग अलग पढ़े थे कि हमने कहा था कि एसी सर्किट जो है वो ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनके मेन सर्किट एलिमेंट्स जो हैं उनमें रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर आते हैं। रजिस्टर एक ऐसा सर्किट कंपोनेंट है और ऐसा एलिमेंट है जो आपके ना सिर्फ एसी सर्किट्स में यूज़ होता है बल्कि डीसी सर्किट्स में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर जो हैं ये दो ऐसे सर्किट एलिमेंट्स हैं, ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो सिर्फ आपके एसी सर्किट्स में जो है उनकी वैल्यूएबल है। अब हम यहाँ पे दो सर्किट कंपोनेंट्स की कॉम्बिनेशन करके आरसी और आरएल सीरीज सर्किट्स को हम पढ़ेंगे कि अगर रजिस्टर कैपेसिटर सर्किट हो तो उसमें आप किस तरह से उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड में, उसको डायरेक्शन, उसकी इंपीडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में आपने इंपीडेंस का कंसेप्ट भी पढ़ा था। और अगर आपका आरएल सीरीज सर्किट है तो उसके अंदर आप किस तरीके से इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड और इंपीडेंस के लिए जो उसकी डायरेक्शन है, फेज़ है, उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आरसी सीरीज सर्किट हम देखते हैं। आरसी सीरीज सर्किट में सब जो आपकी सर्किट डायग्राम है वो इस तरह से है। कैपेसिटर लगेगा, आरसी सीरीज सर्किट है ना, तो एक रजिस्टर लगेगा, एक कैपेसिटर लगेगा, दोनों इन सीरीज होंगे और उसके साथ आप वोल्टेज सप्लाई जो आपकी एसी सप्लाई है वो आप दे देंगे और करंट इस तरह फ्लो करेगी इस पूरे सर्किट में। द पोटेंशियल ड्रॉप जो क्रॉस द कैपेसिटर होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप है या पोटेंशियल ड्रॉप है, वो वीसी कहलाएगा और वो पोटेंशियल ड्रॉप जो क्रॉस द रजिस्टर होगा वो आपका वीआर कहलाएगा। ठीक है, सो आप इस तरह से पोटेंशियल ड्रॉप दोनों का ले लेंगे। कैपेसिटर के अक्रॉस उसका पोटेंशियल ड्रॉप वीसी और रजिस्टर के अक्रॉस उसका पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो वीआर होगा। ये जो आप अप्लाइड वोल्टेज यहाँ पे देख रहे हैं ये आपकी अप्लाइड वोल्टेज जो है वो आप वी की बजाय आप इसको वी आर एम एस से जो है वो यहाँ शो करेंगे। और इसी तरह जो करंट फ्लो कर रही है इसको भी हम आई आर एम एस के साथ पढ़ेंगे। रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट जो है वो हम अपने इस टॉपिक में कंसिडर करेंगे। अब ये तो थी आरसी सर्किट की सर्किट डायग्राम। अब आप इसकी ये देखें, ये इसकी वेक्टर डायग्राम है। वेक्टर डायग्राम जिसमें आप उसकी वोल्टेज और करंट को शो करते होते हैं। हमने प्रीवियस जब टॉपिक्स पढ़े थे हमने देखा था कि वेक्टर डायग्राम में अगर तो रजिस्टर होता है सिर्फ आपके सर्किट में तो आपकी वोल्टेज और करंट इन फेज होते थे, लेकिन अगर कैपेसिटर होता था तो उसमें करंट लीड कर रही होती थी, वोल्टेज लैग कर रही होती थी, जबकि इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड कर रही होती थी और करंट जो है वो लैग कर रही होती थी। वो आप अपनी वेक्टर डायग्राम से आप शो कर सकते थे। अब यहाँ पे चूंकि आपके सर्किट में हम आरसी सर्किट पढ़े हैं और आप उसका रजिस्टर और कैपेसिटर शो करें तो रजिस्टर की लाइन हमेशा अलोंग द एक्स एक्सिस ही रहेगी। उसके पोटेंशियल डिफरेंस की लाइन को आप हमेशा एक्स एक्सिस से शो करते हैं क्योंकि रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं और वो हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग आप उन्हें कंसीडर करते हैं। ये हमने उसकी करंट लाइन ली है। इस लाइन को हम ये जो छोटा सा इधर आई लिखा हुआ है करंट से शो कर रहे हैं, करंट लाइन से। अब ये करंट लाइन से भी आप इसे शो कर सकते हैं, वोल्टेज लाइन से भी शो कर सकते हैं, बिकॉज करंट और वोल्टेज की सेम वैल्यूज होती हैं इन केस ऑफ रजिस्टर। ठीक है, तो वो इन फेज जो होते हैं तो इन फेज होने की वजह से आप इसको करंट लाइन और वोल्टेज लाइन यानी ये एक ही बात है। आप इसको आई से भी शो कर सकते हैं इस लाइन को और वी से भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसको करंट लाइन से शो करें और जो कि अलोंग द एक्स एक्सिस लिया हुआ है हमने, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये। और जो आपका कैपेसिटर की पोटेंशियल ड्रॉप है वीसी उसको हम नेगेटिव वाई पे आप कंसीडर कर रहे हैं। इसलिए नेगेटिव वाई पे कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि इन केस ऑफ कैपेसिटर आपकी जो वोल्टेज होती थी, जो पोटेंशियल डिफरेंस होती थी, वो हमेशा लैग कर रही होती थी बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब अगर आप इसको पॉजिटिव वाई में यहाँ बनाते तो फिर तो वो लीड कर रही होती। दैट्स वाई हमने उसको नेगेटिव लाइन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में बनाया है, इसलिए क्योंकि हम ये शो करना चाहते हैं कि एज इन कंपेरिजन टू द वी आर इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर आर। उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसके मुकाबले में, रजिस्टर के मुकाबले में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर के अलॉन्ग वो हमेशा लैग करता है क्योंकि कैपेसिटर के केस में आपने पढ़ा था कि वोल्टेज लैग करती है और करंट जो है वो लीड करती है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये करंट लाइन है जो कि आपने रजिस्टर के अलॉन्ग बनाई है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो आपकी नेगेटिव वाई में जा रही है ये आपकी वोल्टेज लाइन है। तो ये आपके वोल्टेज लैग को शो कर रही है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए इसको नेगेटिव पे बनाया क्योंकि नेगेटिव जो डायरेक्शन में नेगेटिव साइड पे आप एज कंपेयर इन कंपैरिजन टू द जीरो लाइन आप वो बता सकते हैं क्योंकि वो जीरो है ना। अगर आप उसको ले दें हॉरिजॉन्टल पे तो जीरो के मुकाबले में जो नेगेटिव वैल्यू है वो क्या होती है, वो हमेशा लेस होती है। दैट्स वाई हम उसको हम ये बताना चाह रहे हैं कि वोल्टेज लैग कर रहा है, हमने उसको नेगेटिव वाई में लिया है और करंट यहाँ पे लीड कर रही है क्रॉस द रजिस्टर और ये हमने इधर करंट लीड को शो किया।
अब वी आर की वैल्यू क्या हो सकती है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर, सो वी आर इज इक्वल टू जो करंट इधर से पास कर रही है, दोनों में से सेम करंट पास कर रही है आई आर एम एस, लेकिन जो पोटेंशियल है वी आर वो इक्वल होगा आई आर एम एस इंटू आर, और वो जो आपकी करंट कैपेसिटर से पास कर रही है वो किसके इक्वल है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वी सी है, सो दिस इज आई आर एम एस इंटू एक्स सी। सो फ्रॉम बोथ द कैपेसिटर एंड रजिस्टर करंट आई आर एम एस इज द सेम, चाहे वो दो हिस्सों में ऐसे होके जा रही है लेकिन सेम करंट फ्लो कर रही है फ्रॉम द कैपेसिटर एंड रजिस्टर, बट दोनों का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो डिफरेंट है। किसकी वजह से डिफरेंट है, उनकी कैपेसिटर यानी कैपेसिटर की जो है रिएक्टेंस की वजह से और रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वजह से उनका पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज है। बाकी करंट इज सेम, करंट दोनों में से सेम फ्लो कर रही है, सिर्फ जो डिफरेंस आ रहा है उनकी पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी वीसी और वीआर की वैल्यूज़ में जो फ़र्क आ रहा है वो उनकी मुज़ाहमत की वजह से, इम्पिडेंस की वैल्यूज़ की वजह से डिफरेंट आ रहा है। यानी कैपेसिटर के अंदर जो मुज़ाहमत है वो उसकी रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर है, सो वी सी इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्स सी, इस तरह आप लिख रहे हैं। और रजिस्टर के अंदर जो उसकी मुज़ाहमत है उसको आप रेजिस्टेंस आर से शो करते हैं, सो वी आर इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर। ये आपने बता दी, ये एक्स के लॉन्ग है बिकॉज हेयर द करंट इज लीडिंग, एंड नेगेटिव वाई में आपका वोल्टेज है, वोल्टेज लाइन है विच इज़ द बिकॉज द करंट इज करंट इज लीडिंग एंड वोल्टेज इज लैगिंग। और किसकी वोल्टेज लैग कर रही है इन कंपैरिजन टू द करंट, कैपेसिटर की वोल्टेज जो है वो लैग कर रही है। कैपेसिटर में आपने पहले भी पढ़ा था कि वोल्टेज लैग करती है। अब ये देखें, अगर आप इनके बीच में से एक लाइन जो है वो कंसीडर कर लें, जैसे आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं किसी चीज़ का, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए और एक जो वी आर एम एस है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम उसको इस तरह सेंटर में से लाइन लेते हैं वेक्टर एडिशन करने के लिए, और ये एंगल थीटा है वी आर एम एस का विद रिस्पेक्ट टू द वी आर। और वेक्टर एडिशन कैसे होती है, ये आप शो करें इसका टेल हेड और ये इसका टेल हेड, तो ये आप इस तरह से वेक्टर एडिशन इसकी कर सकते हैं और इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए ये जो लाइन है लॉन्ग लाइन, ये इसकी हाइपोटेन्यूज है विच गिव्स अस द वैल्यू ऑफ वी आर एम एस, एंड दिस वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जी, वेयर जी इज द टोटल इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। टोटल मुज़ाहमत, टोटल इम्पिडेंस जो है वो सर्किट की, वो इन दोनों की मुज़ाहमत को मिला के आप जो है कंबाइंड इफेक्ट निकालते हैं कैपेसिटर का और रेजिस्टर का, क्योंकि इस सर्किट में दो ही कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो रेजिस्टर की रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की रिएक्टेंस जो है वो आपको टोटल इम्पिडेंस या टोटल मुज़ाहमत देगी सर्किट की। अब इधर आप लिख सकते हैं ना कि वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस, वी सी जो है आपकी वो आई आर एम एस इंटू एक्स सी, और जो वी आर है वो आई आर एम एस इंटू आर, ये आपकी, और दोनों में आई आर एम एस इज द सेम बट देयर रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर जो है ये डिफरेंट है। तो टोटल मुज़ाहमत जो है इनकी वो क्या है, जी, उसको आप जी से शो करते हैं विच इज़ द इम्पिडेंस, आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। सो वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जी, और यहाँ पे अब हम इसका ये कैलकुलेट करने लगे हैं। सो वी आर एम एस इज इक्वल टू, आप मैग्नीट्यूड में आप इसको किस तरह से निकालते हैं, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम इधर लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसके ऊपर आप जरा पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो आप किस तरह से लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज पे कौन है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज वी आर एम एस, बेस कौन है आपकी वी आर, और परपेंडिकुलर कौन है आपका, परपेंडिकुलर की ये जो वैल्यू है ये वही आपको पता है पैरेलल लाइंस की मैथ्स के अंदर हम पैरेलल लाइंस की वैल्यू को सेम कंसीडर करते हैं। सो ये जो परपेंडिकुलर है इसकी वही वैल्यू होगी जो ये इसके सामने जो लाइन है उसकी वैल्यू है विच इज़ वी सी। ठीक है, तो आप इस तरह से इस पर ज़रा पाइथागोरस थ्योरम लगाएं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर का मतलब है कि वी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी वी आर का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी वी सी का स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो एक स्टेप और कर लें इसमें कि वी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस कौन है वी आर का स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है, वही जो उसके सामने वाली लाइन की वैल्यू है विच इज़ वी सी। सो दिस इज वी सी का स्क्वायर। नोट यू कैन टेक द अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, आप दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लें तो ये वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पे वी आर एम एस का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, और दूसरी तरफ इन दोनों के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो यू कैन राइट वी आर एम एस इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, आप इस तरह से लिख सकते हैं। नो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ वी आर एंड वी सी, वी आर की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, आई आर एम एस आर उसका स्क्वायर है,
और प्लस VC का स्क्वायर की जगह आप क्या वैल्यू डाल सकते हैं, VC की जगह आप उसकी वैल्यू IRMS इंटू XC, और ये जैसे यहाँ पे लिखा IRMS इंटू XC, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ XC, रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। ये आपने अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि XC जो है वो किसके इक्वल होती है, यहाँ पे हमने पढ़ा था इसको कि आपकी XC जो है वो इक्वल होती है 1/ωc या 1/2πfc। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं कि IRMS इंटू XC, और XC की जगह वट यू कैन पुट इन स्पाइट ऑफ XC इज इक्वल टू 1/ωc। ठीक है, सो यू कैन पुट IRMS और XC की जगह 1/ωc और इसका होल का स्क्वायर, और ये अंडर रूट है। इस तरह V, अब आप इन दोनों टर्म्स में से IRMS जो कि सेम है, इन दोनों में से IRMS को कॉमन लेके आप बाहर निकाल सकते हैं, और अंडर स्क्वायर रूट में जो है वो R² प्लस 1/ωc का स्क्वायर, और ये अंडर रूट आ गया। उसके बाद आप इसकी इम्पिडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके लिए आपने ये काम किया है कि टोटल इम्पिडेंस जो है वो इस सर्किट की क्या है। इस सर्किट में चूंकि दो चीज़ें लगी हुई हैं, कैपेसिटर और रेजिस्टर, तो फिर इसकी टोटल इम्पिडेंस Z आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी ओहम लॉ को यूज़ करके। जैसे आपने इसका ये फार्मूला पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इक्वल टू IR, सो जो R है वो V/I के बराबर था। यहाँ आपका R जो है वो टोटल इम्पिडेंस को शो कर रहा है Z को, सो Z इज इक्वल टू VRMS/IRMS का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ये आपने पहले इक्वेशन नंबर 16.14 में देखा हुआ है। ये फार्मूला जब यूज़ करेंगे तो VRMS की वैल्यू ऊपर पुट करें आप, ये वाली यहाँ पे जब ये वैल्यू इधर पुट करेंगे तो IRMS नीचे वाले IRMS से कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी आपके पास क्या टर्म रह जाएगी, R² प्लस 1/ωc का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद इट कैन बी सीन दैट द करंट एंड द अप्लाइड वोल्टेज आर नॉट इन फेज, द करंट लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ थीटा। यानी ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये आपका RC सर्किट है, R ने हमेशा अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन रहना है। R में वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन से आप उसको शो करते हैं। अब उसके साथ अगर कैपेसिटर लगा है तो कैपेसिटर हमेशा उसमें वोल्टेज जो होती है कैपेसिटर में, वो हमेशा नेगेटिव वाई में, यानी वो लैग कर रही होती है इन कंपैरिजन टू द करंट। करंट के मुकाबले में कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज जो है वो लैग करती है। दैट्स वाई उसको आपने नेगेटिव वाई में इधर शो किया है, क्योंकि नेगेटिव वाई की जो वैल्यू है वो 0 के मुकाबले में जो है वो लैग आप शो कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव वाई से 0 के मुकाबले में नेगेटिव वैल्यू जो है वो कम होती है, इसलिए आपने उसको नेगेटिव वाई से शो किया। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन से डायरेक्ट स्टार्ट करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है। हाँ, आपसे वो डेफिनेशन अलग से पूछ सकते हैं, क्योंकि जब वो लॉन्ग क्वेश्चन देते हैं तो हमेशा वो पहला एक चीज़ जो है वो एक पॉइंट जो है वो आपको डेफिनेशन का पूछते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट डिफाइन AC सर्किट्स या व्हाट इज़ एन AC सर्किट्स। उसके बाद जो है वो आपको ये दे देंगे, एंड इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस एंड द एंगल फेज बाय यूजिंग RC एंड RL सीरीज सर्किट। तो इस तरह से वो आपको दे सकते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन से ही स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर आपने ये सर्किट डायग्राम, ये इसकी वेक्टर डायग्राम, और इस वेक्टर डायग्राम से अब आप उसका ये जो फेज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम उसका डायरेक्शन भी कह सकते हैं, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब फेज कैसे आता है, tan थीटा इज इक्वल टू, आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ प्रीवियस क्लासेस में एंगल जो डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए कि tan थीटा शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये फार्मूला होता है। यहाँ से tan थीटा व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मैंने आपको कहा था ये लाइन है, और इस लाइन की क्या वैल्यू है, जो इसके सामने वाली लाइन की वैल्यू, यानी आप इधर लिख सकते हैं कि ये जो आपका परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू भी क्या है, VC। जैसे इसके सामने वाली लाइन की वैल्यू VC है, सो इस परपेंडिकुलर की वैल्यू भी क्या है, VC। सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो दिस इज VC ओवर R, और एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VC, VC इज इक्वल टू IRMS इंटू XC। ठीक है, VC किसके बराबर है, आपने लिखा हुआ IRMS इंटू XC, एंड व्हाट इज VR, VR जो है वो IRMS इंटू R, IRMS जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस इज tan थीटा इज इक्वल टू XC ओवर R, वेयर XC की वैल्यू भी आपने पढ़ी है कि XC इज इक्वल टू 1/ωc। तो यहाँ से आप उसका जो फेज है थीटा वो कैसे निकालते हैं, शिफ्ट tan करके ना, यानी आप tan को उस तरफ ले जाएंगे। किस तरह से, जब आपने tan थीटा से थीटा निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, थीटा इधर ही रहने देते हैं और tan को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, सो वो शिफ्ट tan यानी tan इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/ωcr, वेयर 1/ωc जो है वो XC की वैल्यू, XC ऊपर था R नीचे था, सो XC की वैल्यू आपने डाली है 1/ωc, और ये इस तरह से 1/ωcr। ये इक्वेशन आ गया आपकी 16.16, यह आपका फेज आ गया थ्रू RC सीरीज सर्किट से आपने इसको निकाला है। अब ये इसकी इम्पीडेंस डायग्राम भी है। हमने सबसे पहले उसकी सर्किट डायग्राम भी देखी, उसकी वेक्टर डायग्राम भी देखी, अब हम उसकी इम्पीडेंस डायग्राम भी बना सकते हैं।
इम्पिडेंस डायग्राम में वही चीज़ जो आपने वहाँ, क्योंकि IRMS तो सेम थी ना, अगर आप इस केस में देखें जो आपने प्रीवियस ये देखी है वेक्टर डायग्राम, आप देख रहे हैं कि IRMS इज सेम, करंट सेम फ्लो कर रही है ना इस सर्किट में से, तो आप इसकी डायरेक्ट इम्पिडेंस डायग्राम भी बना सकते हैं। यानी इनके सारों के IRMS अगर आप ख़त्म कर देना तो आप R का, Z का और XC की इस तरह की जो डायग्राम है वो आपकी इम्पिडेंस डायग्राम कहलाएगी, जो इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है। IRMS चूँकि सेम था, अगर आप उसको ख़त्म करके डायरेक्ट आप सिर्फ उसकी इम्पिडेंस डायग्राम से भी ये थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी R जो है वो उसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन के लॉन्ग, XC जो है वो आपकी नेगेटिव Y में, और ये जो सेंट्रल लाइन है ये आपकी टोटल मैग्नीट्यूड, टोटल इम्पिडेंस को शो करेगी Z को। सो ये एट एन एंगल थीटा होगी विद रिस्पेक्ट टू R। तो यहाँ से भी आप उसका थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XC ओवर R ये वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी वही फार्मूला लगेगा कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है, ये जो XC सामने वाली लाइन है और इसकी सामने वाली लाइन की वैल्यू सेम होगी। सो इफ दिस इज XC सो दिस लाइन इज आल्सो XC। तो यहाँ से जब आप tan थीटा निकालेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो दिस इज XC ओवर R, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XC ओवर R, ये वही चीज़ है। और tan इनवर्स ऑफ XC की वैल्यू डाल दे 1 ओवर मेगा CR, तो ये सेम वही वैल्यू आएगी इम्पिडेंस डायग्राम से भी जो आपने उसकी वेक्टर डायग्राम से विद रिस्पेक्ट टू द दोनों की वोल्टेजेस को कंसीडर करके किया था। तो उससे भी वही डायग्राम आ रही है जिसमें आपने एक करंट लाइन ली थी और एक वोल्टेज लाइन जो है वो VC का कहा था कि वो लैग कर रहा है इन विद रिस्पेक्ट टू द करंट उसमें लीड कर रहा है रजिस्टर और कैपेसिटर के सर्किट में, ठीक है। तो वहाँ से आप उसकी वेक्टर डायग्राम से भी यही एंगल फेज निकाल सकते थे, और इम्पिडेंस डायग्राम से अगर IRMS चूँकि कॉमन है सब में, वो कैंसिल आउट कर दें तो आप उसकी इम्पिडेंस डायग्राम से भी वही वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं फेज की, जो आपने ऊपर कैलकुलेट की है, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका हो गया है कि ये कंप्लीट आपका RC सीरीज सर्किट। अब अगर हम RL सीरीज सर्किट की बात करें तो ये आपकी सर्किट डायग्राम है RL सीरीज सर्किट की। RL सीरीज सर्किट में एक इंडक्टर लगेगा, दिस इज एन इंडक्टर जिसको आप L से शो करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि ये सेल्फ इंडक्टर है। और ये आपका साथ सीरीज में लगा हुआ रजिस्टर R, ठीक है, और ये उसकी रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर R है। इसको आप AC सप्लाई वोल्टेज के साथ V के साथ देंगे, वेयर दिस वोल्टेज V इज द बेसिकली योर RMS वोल्टेज VRMS, और जो करंट फ्लो कर रही है इस सर्किट से वो भी क्या होगी, IRMS करंट जो है वो फ्लो करती है, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि करंट की वैल्यू जो है वो बहुत ही स्मॉल है, हम इस केस में करंट को कंसीडर नहीं करेंगे, ज़्यादातर वोल्टेज की ही बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है जब हम इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर जिस सर्किट में लगा होता है उसमें आपकी करंट लैग कर रही होती है और वोल्टेज जो है वो लीड कर रही होती है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये आपने जब प्योर इंडक्टिव सर्किट पढ़ा था तो उसमें देखा था, ठीक है। तो अब हम ये इसीलिए डायरेक्ट हमने उसकी इम्पिडेंस डायग्राम बना ली है। जब इम्पिडेंस डायग्राम आप उसकी बनाएंगे तो ये वही जो है आप उसकी ये भी कर सकते हैं कि आप पहले उसकी वेक्टर डायग्राम, जैसे आपने पहले किया कि सर्किट डायग्राम से आप उसकी वेक्टर डायग्राम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये उसकी करंट लाइन है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, क्योंकि रजिस्टर हमेशा अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही रहता है, क्योंकि रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, उसे आप हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करते हैं। सो दिस इज VR विच इज इक्वल टू IRMS इंटू R, ये करंट लाइन है। और दूसरी तरफ अब आप इसकी पॉजिटिव Y में जो है वो VL होगी, बिकॉज VL जो है वोल्टेज यहाँ पे वो लीड कर रही है विद जो है विद रिस्पेक्ट टू द करंट के लिहाज से वोल्टेज जो है वो अब इधर लीड कर रही है, और VL इज इक्वल टू IRMS इंटू XL, वेयर XL इज द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर। इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है उसको आप XL से शो करते हैं, और ये आपने उसकी वेक्टर डायग्राम, बीच में से ये जो सेंट्रल लाइन निकल रही है ये आपकी VRMS वोल्टेज को, टोटल वोल्टेज को शो कर रही है VRMS, विच इज दिस VRMS वोल्टेज शुड बी इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज V। So VRMS is equal to IRMS into Z, where Z is the total impedance of the circuit, ठीक है। अब अगर आप इधर से वही काम करना चाहते हैं, tan थीटा निकालना चाहते हैं, तो आप इसको राइट एंगल ट्राइंगल से tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस करके इस डायग्राम से भी निकाल सकते हैं, इस वेक्टर डायग्राम से, ठीक है, इन द केस ऑफ RL सर्किट। और अगर आप इधर से नहीं करना चाहते तो ये जिन्होंने इम्पिडेंस डायग्राम आपको दी हुई है, इस इम्पिडेंस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि रजिस्टर की वही लाइन है, IRMS चूंकि कॉमन है, अगर आप IRMS इन सब में से कैंसिल कर दें तो आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास सेंट्रल लाइन जो है वो Z रह जाएगी, और X एक्सिस के अलॉन्ग R रह जाएगी, और Y एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो XL रह जाएगी, ठीक है, वेयर XL इज इक्वल टू ओमेगा L इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव। यानी जब इंडक्टर की बात करते हैं, हम इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं, तो XL जो है वो रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर होती है, और आपने पढ़ा था कि ये किसके इक्वल होती है, ओमेगा L के, ठीक है। अब अगर आप इसकी ये इस तरह से वेक्टर डायग्राम को से आपने इसकी इंपिडेंस डायग्राम अगर बना लें, सो इस केस में करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज, और वोल्टेज जो है वो इंडक्टर की वो लीड कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द करंट,
एंड बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। और यहाँ पे फेज लीड जो है वो वोल्टेज का हो रहा है और फेज लैग जो है वो करंट का हो रहा है, जो कि आपने पढ़ा था अपने प्योर इंडक्टिव सर्किट में भी आपने देखा था कि उसमें वोल्टेज हमेशा लीड करती थी, इसीलिए आपने इसको पॉजिटिव आई में लिया। और करंट लैग करती थी, करंट ऑलरेडी पहले भी जीरो के लॉन्ग थी। आपने देखा आपने जब आरसी सर्किट पढ़े थे रजिस्टर कैपेसिटर का, तब भी करंट की तो वही डायरेक्शन है, क्योंकि रजिस्टर और में करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, तो करंट तो हॉरिजॉन्टल लाइन में ही है। लेकिन वहाँ पे चूंकि वोल्टेज लैग कर रही थी, तो वोल्टेज को आप जो कैपेसिटर की वोल्टेज है उसको आप नेगेटिव वाई में ले रहे थे। यहाँ पे चूंकि वोल्टेज लीड कर रही है, तो अब आप इंडक्टर की जो वोल्टेज है उसको पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। और ये जी जो है वो टोटल इंपीडेंस है। अब आपके पास ये एंगल थीटा के ऊपर है विद रिस्पेक्ट टू द करंट आई। अब आप इसकी उसी तरीके से सारी कैलकुलेशन है, जैसे कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, आपने वही जो है वो पाइथागोरस थ्योरम ले सकते हैं आप इसमें। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्ग लाइन, उसको हाइपोटेन्यूज करते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू डायरेक्ट आप इंपीडेंस डायग्राम से कैलकुलेट कर सकते हैं, बजाय कि वेक्टर डायग्राम से। चाहे तो सेम कैलकुलेशन होगी, जो कैलकुलेशन आप वेक्टर डायग्राम से करेंगे वही कैलकुलेशन आपकी इंपीडेंस डायग्राम से भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। और परपेंडिकुलर चूंकि ये लाइन एक्सेल है, तो ये लाइन इसके सामने वाली लाइन जो पैरेलल लाइंस की वैल्यू मैथ्स में सेम होती है, तो ये भी एक्सेल होगी। सो जी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वही फार्मूला अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम जो मैंने पीछे भी आपको राइट डाउन कराया, तो वो पाइथागोरस थ्योरम है आपका। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी जी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर एंड देन वी टेक द अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये जी रह जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। यही काम हमने पहले भी किया, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी एक्सएल का स्क्वायर। और उसके बाद ये फॉर्म आ जाती है बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। एक्सएल के साथ उन्होंने वैल्यू भी डाल दी है ओमेगा एल, ठीक है। यू कैन पुट द एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल हियर। अब आप उसका फेज भी निकाल सकते हैं, जैसे आपने पहले फेज निकाला है टेन थीटा से, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, तो यहाँ से आप उसका फेज निकालें। सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा किसके इक्वल होता है आपका, टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है आपका, यहाँ पे परपेंडिकुलर है एक्सएल ओवर बेस कौन है आपका, बेस इज आर। नो एक्सएल जो है वो फर्दर वो किसके इक्वल होता है, वेयर एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, तो आप इसकी वैल्यू इधर डाल सकते हैं। सो टेन थीटा से थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा एल ओवर आर जो है वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। विच जी मेक्स विद आर लाइन गिव्स द फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज। ये वो एंगल थीटा है जो कि जी जो है वो बना रहा है आर लाइन के साथ, और ये उसका फेज डिफरेंस दे रहा है बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट। इन दिस केस द वोल्टेज लीड्स द करंट बाय एन एंगल थीटा। यहाँ तक आपका पूरा आरएल सर्किट हो गया, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया था आरएल सर्किट हमारा, ये उसकी सर्किट डायग्राम थी, ये हमने उसकी वेक्टर डायग्राम बना ली और साथ उसकी इंपीडेंस डायग्राम। यहाँ से आपका आरएल सीरीज सर्किट शुरू हुआ था। अगर पेपर में वो आपको जस्ट एक दे इन दोनों में से, तो आप सिर्फ एक की कैलकुलेशन करेंगे, दूसरे की नहीं करेंगे। आपने क्वेश्चन जो है वो अच्छे से पढ़ना होता है कि आपको वो किसके लिए कह रहे हैं। अगर आपको वो आरसी सीरीज सर्किट कहेंगे तो फिर आपने सिर्फ ये वाला लिख करना है सारा, इसकी सर्किट डायग्राम, इसकी वेक्टर डायग्राम, इसी का आपने इम्पिडेंस यहाँ से निकाला मैग्नीट्यूड लेके, इसी की आपने डायरेक्शन यानी फेज निकालना है, और ये सारा इसी के लिए आरसी सर्किट के लिए करना है, उसी की इम्पिडेंस डायग्राम बनानी है, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद जब आपने आरएल सीरीज सर्किट पढ़ना है, तो आरएल सीरीज सर्किट के लिए ये उसकी सर्किट डायग्राम, ये उसकी वेक्टर डायग्राम, ये उसकी इंपीडेंस डायग्राम, यहाँ से आप उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से आपने उसकी टोटल पहले इंपीडेंस निकाली और फिर उसको आपने उस फेज भी निकाल लिए, ठीक है। अब ये जो आखिरी पैराग्राफ है जो आप उसके, अगर ये दोनों टॉपिक्स, ये मैंने आपको बताया कि अलग अलग आएंगे तो आपने कैसे लिखना है। अगर ये दोनों टॉपिक्स इकट्ठे ही कह देते हैं, जो कि वो इतना मुश्किल है, हमेशा इतना ज़्यादा वो दे नहीं सकते, लेकिन अगर दे भी देते हैं आरएल और आरसी सीरीज सर्किट का, फिर आप ये फाइनल कंक्लूजन इन दोनों का जो है वो इकट्ठा लिखेंगे, ठीक है। वन कंक्लूजन क्या होगा कि बाय कंपेयरिंग द इम्पीडेंस डायग्राम्स, अगर आप इन दोनों की इम्पीडेंस डायग्राम्स को, किन दोनों की, आरसी सीरीज सर्किट की और आरएल सीरीज सर्किट की इम्पीडेंस डायग्राम्स को कंपेयर करें, इट कैन बी सीन दैट द वेक्टर लाइंस ऑफ द रिएक्टेंसेस एक्स सी एंड एक्स एल आर डायरेक्टेड ऑपोजिट टू ईच अदर विद द रेफरेंस लाइन आर। ये देखें एक्सएल की डायरेक्शन जो है उसकी इम्पीडेंस लाइन आप देख सकते हैं कि वो ऊपर की तरफ है, जबकि एक्स सी की जो डायरेक्शन आपने जो उसकी इम्पीडेंस डायग्राम देखी थी उसमें एक्स सी की डायरेक्शन जो है वो किस तरह से थी, वो डाउनवर्ड थी, ठीक है। ये आप इसकी वेक्टर डायग्राम से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं
कि XC की डायरेक्शन उसकी इंपीडेंस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वो डाउनवर्ड थी, जबकि XL की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड होती है। ठीक है, और दोनों की जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन ही रहती है। रेजिस्टर जो है, रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर वो हमेशा अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है, लेकिन XL और XC जो है वो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। XL अपवर्ड है बिकॉज वोल्टेज इज लीडिंग the current by an angle of 90 degree, whereas XC is in the downward negative y direction because voltage is lagging in the case of capacitor in comparison to the current। यानी करंट के मुकाबले में वोल्टेज कैपेसिटर के केस में जो है वो लैग कर रहा होता है, जबकि इंडक्टर के केस में वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा होता है। इस वजह से इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। तो ये आपका टोटल, ये एंड पे आप इन दोनों का इकट्ठा कंक्लूजन लिख सकते हैं। ठीक है, वरना अदरवाइज ये जो इनके लास्ट पैराग्राफ्स हैं, ये जो एंगल थीटा इज दिस एंड आर गिव्स द फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट लीड्स एंड दिस, ये जो लाइन है आखिरी जो 2-3 लाइन्स हैं, ये आप अलग अलग अगर लिखना हो तो ये इसका कंक्लूजन है RL सीरीज सर्किट का। इसी तरीके से जब आपने कैपेसिटर का लिखना है तो ये द एंगल विच द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इम्पिडेंस जी मेक्स द आर गिव्स द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट इज लीडिंग एट दिस, और ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आप रिजल्ट में लिख सकते हैं फॉर द RC सीरीज सर्किट। ठीक है, उसके कंक्लूजन में लिख सकते हैं ये 3 लाइन्स आखिर की, अगर अलग अलग आए तो। और अगर इकट्ठा आएगा तो आप एंड पे ये इकट्ठा कंक्लूजन ये 3 लाइन्स का लिख सकते हैं दोनों टॉपिक्स के लिए, RC सीरीज सर्किट के लिए भी और RL सीरीज सर्किट के लिए भी। अब ये छोटी सी इसमें है पावर इन AC सर्किट्स। ये पावर को आप हमेशा कैलकुलेट करते हैं VRMS IRMS, और अगर आपको याद हो हमने पावर सिर्फ रजिस्टर सर्किट, प्योर रजिस्टर सर्किट के अंदर पावर कैलकुलेट की थी, क्योंकि सिर्फ रजिस्टर सर्किट ही ऐसा होता है जिसमें जो आपकी वोल्टेज और करंट है वो इन फेज होती हैं, तो उसी में आप उसकी पावर जो है वो कैलकुलेट कर सकते थे इस फॉर्मूले से कि P = VRMS IRMS। ये यहाँ पे उन्होंने ये बात लिखी हुई है कि वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द पावर डेसिपेशन इन द प्योर इंडक्टिव और इन अ प्योर कैपेसिटेंस जो सर्किट है वो क्या होती है, जीरो होती है। आपने देखा था कि पावर डेसिपेशन ना प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमने निकाली थी, ना प्योर कैपेसिटेंस वाले सर्किट में निकाली थी, ना आपने AC थ्रू इंडक्टर में निकाली थी, ना AC थ्रू कैपेसिटर में निकाली थी पावर, सिर्फ रजिस्टर के लिए निकाली थी पावर। इन दिस केसेस द करंट लैग्स और लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री, क्योंकि इन दोनों केसेस में या तो करंट लीड कर रही होती थी या लैग कर रही होती थी एंगल ऑफ 90 डिग्री से, एंड द component of applied voltage across along the voltage V along the current vector is 0। तो इस केस में फिर हम वो नहीं निकाल सकते क्योंकि उनका जो कंपोनेंट होता था एक्स एक्सिस के अलोंग वो 0 होता था, तो वहाँ पे वरना हम उसकी, क्योंकि वो दोनों जब वोल्टेज और करंट इन फेज होते थे रजिस्टर के केस में, तभी हम उसकी इस फॉर्मूले से पावर जो है वो कैलकुलेट कर सकते थे। अब अगर हम इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए निकालना चाहते हैं पावर को, तो वहाँ जो तरीका है वहाँ आप ये खाली P = VRMS IRMS से नहीं कैलकुलेट कर सकते। वहाँ फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये हमने उसकी वेक्टर डायग्राम बनाई है कि अगर IRMS आपकी अलोंग द एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो VRMS जो है वो इस तरह से आप लेंगे, और VRMS और IRMS में जो एंगल फेज थीटा जैसे आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो थीटा था बेसिकली ये इंपिडेंस का एंगल था R के साथ, या फिर वोल्टेज का एंगल था, VRMS का एंगल था आपकी करंट के साथ, तो ये इस तरह से था थीटा। तो यही थीटा अगर हम यहाँ ले रहे हैं कि VRMS और IRMS का अगर एंगल थीटा है, तो फिर हम उसको किस तरह से पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो हम VRMS या तो हम क्या करेंगे, VRMS का कंपोनेंट लेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा के VRMS से इन द डायरेक्शन ऑफ IRMS, तो हम कंपोनेंट लेंगे VRMS का इन द डायरेक्शन ऑफ IRMS, एंड दिस इज VRMS cos थीटा इंटू IRMS। ये उसी तरीके से है जैसे आप A.B करते थे और A का कंपोनेंट अलोंग B लेते थे, या फिर B का कंपोनेंट अलोंग A लेते थे, तो जिसका कंपोनेंट लेते थे उसके साथ क्या आता था, cos थीटा आता था। सो यू कैन टेक द कंपोनेंट ऑफ VRMS अलोंग द IRMS विच इज VRMS cos थीटा इंटू IRMS, या फिर आप IRMS का कंपोनेंट ले सकते हैं अलोंग VRMS विच इज IRMS cos थीटा इंटू VRMS। दोनों सूरतों में आपके पास जो पावर आएगी इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में, पावर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, पावर इज इक्वल टू IRMS VRMS cos थीटा। इस फार्मूला से आप उसकी पावर डेसिपेशन कैलकुलेट कर सकते हैं इन एनी AC सर्किट, किसी भी AC सर्किट में। तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपके पास सिर्फ रजिस्टर ही लगाओ सर्किट में, आपके पास AC सर्किट में कैपेसिटर और इंडक्टर भी लगते हैं, तो आप उनकी पावर डेसिपेशन फिर इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। वेयर cos थीटा जो है वो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच इज़ नोन एज अ पावर फैक्टर, जिसको आप उसका पावर फैक्टर कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस cos थीटा ने ही डिटरमाइन करना है कि आपकी पावर जो है डेसिपेट वो कितनी होगी। अगर थीटा 0 होगा, cos 0 इज़ 1, सो योर पावर डेसिपेशन इज़ मैक्सिमम, और अगर थीटा 90 होगा, सो cos 90 इज़ 0, सो यू गेट 0 पावर।
ठीक है। तो ये cos थीटा इज नोन एज पावर फैक्टर, क्योंकि ये डिटरमाइन करेगा पावर को। अब ये छोटी छोटी कुछ एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल ये आप इजीली कर सकते हैं इन सारे टॉपिक्स के बाद। ये प्योर इंडक्टिव सर्किट की एग्जांपल है, जिसमें आपको इंडक्टेंस भी दी हुई है, एक्सएल की वैल्यू दी हुई है, फ्रीक्वेंसी मांगी है। सो यू कैन डायरेक्टली आप एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल वेयर ओमेगा इज 2πf, ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से एफ इज इक्वल टू आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी। फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू एक्सएल ओवर 2πl, यानी इसको इधर ले जाएं, फ्रीक्वेंसी को इधर ही रहने दें, तो एक्सएल की वैल्यू आपके पास है, यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। इसी तरह जो आपकी सेकंड एग्जांपल है वो भी बहुत आसान है, ये आरएल सर्किट की है। इसमें आपको दो रेजिस्टेंसेज दी हुई हैं, एक 50 ओम एक 450 ओम, और दोनों सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में जब रेजिस्टेंसेज होती हैं तो वो एडअप हो जाती हैं, तो उनको ऐड करके 500 ओम आ जाएगा। उसके बाद आपकी इंडक्टेंस जो है वो 2 हेनरी, और VRMS जो आपको वोल्टेज दी है वो 100 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज आपको गिवन है। तो यहाँ से आप पहले उसकी रिएक्टेंस निकालेंगे एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल करके। उसके बाद आप उसकी इम्पिडेंस कैलकुलेट करेंगे R² प्लस ओमेगा एल स्क्वायर अंडर रूट, ये जो भी आपने कैलकुलेट किया फार्मूला। और यहाँ से जब उसकी इम्पिडेंस निकालेंगे तो आप उसकी करंट जो है IRMS इज इक्वल टू VRMS ओवर Z, ये फार्मूला लगा के आप उसकी करंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो भी आपने फार्मूला निकाला है फेज डिफरेंस का, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल ओवर R, ये वाला, इसको लगा के आप उसका फेज यानी एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी आपने पढ़ी हैं, ये आपके लिए मुश्किल नहीं होंगी कैलकुलेट करना। और ये लास्ट एग्जांपल ये देख लें, यहाँ पे क्या है कि सर्किट में ये आपका आरसी सर्किट की उन्होंने सारी वैल्यूज़ दी हैं कि आपका रजिस्टर है 1000 ओम, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर 2 माइक्रोफेरेड, इसे आप ऐसा यूनिट में करेंगे 2 × 10⁻⁶ फैरेड, और फ्रीक्वेंसी जो है आपको वो 50 हर्ट्ज़ की दी हुई है। तो आपने रिएक्टेंस पहले कैलकुलेट करनी है, फाइंड द करंट इन द सर्किट। करंट जो है सर्किट में निकालने के लिए पहले आप उसकी रिएक्टेंस निकालेंगे, XC इज इक्वल टू 1/2πfc, ठीक है। उसके बाद आप उसकी इम्पिडेंस भी निकाल सकते हैं, Z इज इक्वल टू R² प्लस XC का स्क्वायर अंडर रूट, इस तरह करके। और जब इम्पिडेंस आ जाएगी तो आप उसकी करंट जो है ये IRMS इज इक्वल टू VRMS ओवर Z, ये निकाल के आप उसकी करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। फेज डिफरेंस जो है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XC ओवर R, ये वही फार्मूलाज अभी आपने पढ़ेंगे, ये इस तरह निकालेंगे। और एवरेज पावर का भी जो फार्मूला आपने पढ़ा है VRMS IRMS cos थीटा, तो ये आपने अभी थीटा निकाला है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XC ओवर R करके, ठीक है, 57.87। तो इसका आप थीटा जो आपने निकाला है इसका आप कॉज लेंगे और फिर इस फार्मूले में पुट करके या आप एवरेज पावर जो है इन वॉट जो है वो लिख सकते हैं। तो या तो आपको थीटा गिवन होगा या आप उसको आपका जो भी सर्किट है आरसी सर्किट, तो उसमें आप फेज निकाल सकते हैं थीटा, ठीक है, और वो आप इधर पुट करेंगे और वहाँ से आप उसकी पावर भी कैलकुलेट। तो ये सारा वही फार्मूलाज हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हैं। तो ये एग्जांपल्स आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे, आप इसको ट्राई करें, उनको सॉल्व करें, तो आपको आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें। आई होप स्टूडेंट्स आज हमने जो कुछ पढ़ा है आपने सारे टॉपिक्स अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, एग्जांपल्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। फिर भी आपको कोई परेशानी हो, इफ़ यू गेट एनी डिफिकल्टी, सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, students. You can subscribe and share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.